डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जेवियर है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी ये कहानी ही कुछ ऐसी है जिस पर आप यकीन कर नहीं पाएंगे। आपका दिमाग आपको बार बार कहेगा बस कहानी है, इस कहानी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, मैं जिस हालात में हूँ, आपको इस कहानी के अंदर आना होगा, फिर उस हालात को समझना होगा। बस एक बार आंखें बंद कर लीजिए, बस अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली कर लीजिए। धीरे धीरे आपको मेरी इस कहानी पर यकीन आना शुरू हो जाएगा। आप समझने लगेंगे क्यों मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्योंकि अभी वो नाम एग्जिस्ट नहीं करता। मैं साल 2090 में रह रहा हूँ, और अगर आप तक ये कहानी पहुंच चुकी है, मैं नहीं जानता ये कौन सा साल है, लेकिन आपको मेरी कहानी पर यकीन करना होगा। सवाल मत पूछिए कि ये कहानी आपके पिछले साल तक कैसे पहुंच गई। साल 2090 हमारे देश ने ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी देश हैं, सबने बहुत तेज़ी से तरक्की कर ली है। धीरे धीरे इंसान अपनी रफ्तार बढ़ाते चले जाते हैं। जब एक बार हमें तकनीक मिल जाती है तो हम तरक्की में बहुत आगे निकल जाते हैं। ये एक थ्योरी थी, जिस थ्योरी में हम बहुत आगे निकल पाए और उसे सच साबित कर पाए। इस समय हमारे पास ऐसे जहाज़ हैं जहां से हम 15 से 20 मिनट में ही दूसरे देश में पहुंच सकते हैं। रफ्तार हर चीज़ की बहुत तेज़ हो चुकी है। उड़ने वाली गाड़ियां हैं, सड़कें अंडरग्राउंड 10 लेवल तक बनी हुई हैं, और आसमान में भी फ्लाईओवर हैं। इसी के साथ हम अपने ग्रह से बाहर निकलकर और ग्रहों तक भी जा पा रहे हैं। लेकिन खुफिया चीज़ें भी हर बार बनाए रखनी पड़ती हैं। आप जिस भी साल में रह रहे हैं, सरकारें अब भी कुछ ना कुछ छिपाए रखती हैं, और आज के समय में भी सरकारें बहुत कुछ छिपाती हैं। और मैं भी एक ऐसे ही सीक्रेट आर्मी मिशन में भाग ले चुका हूँ। खास लोगों को चुना जाता है और उन्हें खास मिशन के लिए भेजा जाता है, क्योंकि हमने ऐसे रॉकेट्स, ऐसे स्पेसक्राफ्ट बना लिए हैं कि हम दूसरे ग्रहों तक जा सकते हैं। हमने वर्म होल भी बनाए हैं जिससे हम अपनी गैलेक्सी, अपने सौरमंडल से बाहर निकलकर और सौरमंडल और गैलेक्सी में जा सकते हैं। हम ढूंढ रहे हैं ऐसे ग्रहों को जहाँ पर रहा जा सकता है, जहाँ पर इंसान आगे जाकर बस सकते हैं। इसी के साथ हम ऐसे ग्रहों को भी ढूंढते हैं जहाँ से हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी खोज अब तक हुई नहीं है। इसीलिए ऐसे मिशन समय समय पर आगे लाए जाते रहे हैं, और मैं भी एक ऐसे ही मिशन का हिस्सा हूँ। हमें पिछले 6 महीनों से ट्रेनिंग मिल रही है। वर्म होल के ज़रिए हम किसी और सौरमंडल में जाएंगे, और एक ऐसा ग्रह है, कह रहे हैं कि वहाँ पर एक मशीनरी जो गलती से एक स्पेसक्राफ्ट से निकलकर वहाँ पहुँच गई, उसे हमें वापस लेकर आना होगा। लेकिन उस ग्रह पर जीवन भी है, और ये जीवन बहुत भयानक है। देखने को क्या मिलेगा, हमें बस उसके बारे में बताया ही जा रहा है। जैसा कि धरती पर भूत प्रेत पिशाच, जो कि दूसरी दुनिया के जीव हैं, दिखते ही रहते हैं। सुना गया है कि उस ग्रह पर वो आम तौर पर आंखों के सामने घूमते हैं। उस ग्रह पर उनका ही राज है, और हम उस ग्रह तक जाने वाले थे। 6 महीने से ट्रेनिंग जारी थी, और उस ट्रेनिंग में हमें हर तरह के हथियार चलाना सिखाया गया था। हमारे पास ढेर सारे हथियार थे, और 7 लोग थे जो उस स्पेसक्राफ्ट में फिट होने वाले थे, और उसके बाद हम अपने सौरमंडल को 1 ही घंटे में छोड़ने वाले थे। उस वर्म होल के ज़रिए हम दूसरे सौरमंडल में पहुंचते, और उसके बाद हमें लगभग 15 दिनों तक सफ़र करना पड़ता, और फिर उस ग्रह पर हम लैंड होते। ये पूरा प्लान था, इसमें गड़बड़ का कोई सवाल ही नहीं था। हम मिशन के लिए पूरी तरह से सजग थे।
एक छोटी सी गलती 7 लोगों की मौत की वजह बन सकती थी। एक खास बात, जो भी ऐसा मिशन करते थे उन्हें आम लोगों से बाद में मिलने नहीं दिया जाता था। एक खास देश जो ऐसे लोगों के लिए ही बना हुआ है, उन्हें खास लोग कहा जाता है क्योंकि उनके लिए बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं, ढेर सारा पैसा मिलता है, हर चीज़ उनकी उंगलियों पर होती है, लेकिन वो किसी से मिल नहीं पाते, उनकी कोई तस्वीर खींच नहीं पाता। उस देश में वो कैसे रहते हैं, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से ट्रेनिंग की, अब इस मिशन पर मैं जाने वाला था जिसके बाद मुझे उस देश में रहने का मौका मिलेगा। इसी के साथ दूसरे ग्रहों को कौन नहीं देखना चाहता। मैं एक ऐसे ही ग्रह पर जाने की तैयारी में आंखों में सपने लिए बैठा था। ये रविवार का दिन था। वो स्पेसक्राफ्ट अब उस रॉकेट के आगे लगा हुआ था और रॉकेट का थ्रस्ट हमारे शरीर में ग्रेविटेशनल फोर्स का वो बहाव लाता है जिससे जी फोर्स हमारे शरीर पर पड़ती है और सच में बेहोशी की हालत हो जाती है। जब वो रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था, दूर से देखने में ऐसा लगता है रॉकेट जब ज़मीन से उठता है बहुत धीरे धीरे उठता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। वो आंखों का भ्रम होता है। रफ्तार तो बहुत तेज़ होती है, वो तो जो रॉकेट होता है बहुत साइज़ में बड़ा होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। जब रॉकेट ऊपर उठने लगा था, मैं 15 सेकंड के लिए सरवाइव कर पाया था, उसके बाद बेहोश हो गया था। और जब रॉकेट हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर आ गया तब तक मेरी आंखें खुली थी, बार बार होश आता और फिर से मैं बेहोश हो जाता। जी फोर्स शरीर पर पड़ रही थी जिस कारण बार बार हर कोई बेहोश होता जा रहा था और हमें ट्रेनिंग भी इसी की तो मिली थी। जैसे ही रॉकेट हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर पहुंचा, मुझे होश आने लगा और मेरे साथ साथी भी होश में आ चुके थे। सब हंस रहे थे। हमने स्पेस सूट पहना हुआ था जहां माइक लगा था और स्पीकर लगा था। आपस में हम बात कर रहे थे कि धरती छोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने ये मजाक किया था, लेकिन मेरी आंखें नम हो गई थी। हमें सिखाया जाता है कि जब भी हम धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं, पहले के ज़माने में धरती से चांद तक पहुंचना असंभव माना जाता था। कुछ बार ही इंसान चांद तक पहुंच पाए थे और हमारी जो थ्योरीज थी उनके अनुसार ज़्यादा दूरी पर जाया ही नहीं जा सकता। हम रोशनी की गति से तेज़ जा नहीं सकते। लेकिन कई ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने नई थ्योरी बनाई और उस पर काम किया और ऐसे स्पेस क्राफ्ट बनाए जो कि समय की रफ्तार को धीमी कर सकते थे, जिससे हम समय की परतों को चीरते हुए अपनी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से करोड़ों गुना तेज कर सकते थे। इसका किसी को पता तक नहीं चलता। फिर वर्म होल की खोज हुई कि हम उस वर्म होल को कैसे बना सकते हैं। शक्ति स्रोत बड़ा होना चाहिए जिससे हम अपने सौरमंडल से बाहर निकलने में सक्षम हो गए थे। ना सिर्फ अपने सौरमंडल से बल्कि अपनी गैलेक्सी से बाहर निकलकर और गैलेक्सी में भी जा सकते थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगी क्योंकि पहले हम दूरी तक देख तक नहीं पाते थे, अब तो दूरी तक जा पा रहे हैं। जब वो रॉकेट एटमॉस्फेयर से बाहर निकल चुका था, धरती धीरे धीरे छोटी होती हुई लगने लगी थी। हमारा स्पेसक्राफ्ट अब रॉकेट से अलग हो गया था और स्पेसक्राफ्ट न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है जिससे इसकी रफ्तार धीरे धीरे तेज होने लगती है और स्पेसक्राफ्ट के इर्द गिर्द एक परत बनती है जिससे दोबारा हमें जी फोर्स का सामना करना ही नहीं पड़ता, भले ही हमारे स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ क्यों ना हो जाए। जब स्पेसक्राफ्ट ने न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो स्पेसक्राफ्ट इतनी तेज़ चल रहा था कि धीरे धीरे हमारी ये धरती छोटी सी गेंद बनने लगी थी, दूर हो गई एक तारे की तरह। कब ओझल हो गई हमारी धरती हमें पता तक नहीं चला और हम उस वर्म होल के करीब जा रहे थे। वो वर्म होल भी न्यूक्लियर एनर्जी से अपने द्वार को खोलता है जिससे हम अब दूरी का सफ़र तय कर सकते थे। अपने सौर मंडल से निकलकर हम जैसे ही दूसरे सौर मंडल में पहुंचे थे, उसकी पूरी गणना हमारे पास नहीं थी। इतनी दूरी की गणना की नहीं जा सकती और ये बिल्कुल नया सौरमंडल था। हमें बताया गया था यहाँ पर जितने भी ग्रह हैं, हमने वो ग्रह कभी नहीं देखे, दूरबीन से वो देखे नहीं जा सकते। वो खुशकिस्मत जो वर्म होल का सहारा लेते हैं, दूसरे सौरमंडल में जाते हैं, वही रिपोर्ट्स बनाते हैं। और इस सौरमंडल में गलती से हमारा स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया था, जिस कारण वो खास चीज़ जो बहुत दूरी से लाई जाने वाली थी धरती तक, हम वो ला नहीं पाए। इस तरह अब हमें वही वापस लेकर आना था।
लेकिन उस ग्रह पर उतरने के बाद जो जो बातें किताबों में बताई गई थी ना, वो डराने वाली थी। इस ग्रह पर दूसरी दुनिया के ऐसे जीव रहते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, बस उनके पास तकनीक नहीं है और हमें अपनी तकनीक बचा कर भी रखनी है। कहीं हमारी तकनीक ऐसे शैतानों के पास पहुंच गई तो उसके बाद वो पीछा करते हुए हो सकता है हमारे ग्रह तक चले आएं। हमारा स्पेसक्राफ्ट अब उस ग्रह की तरफ बढ़ रहा था। दूर से देखने में वो ग्रह थोड़ा थोड़ा पीला सा नजर आ रहा था, क्योंकि वहां पर रहना मुश्किल है। ये ऐसा ग्रह है जिसका गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे कम हो रहा है, और जब गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है तो कह सकते हैं कि एक ग्रह धीरे धीरे से जैसे पाउडर बनने लगता है और वो राख की तरह पूरे सौरमंडल में खो सा जाता है। हमें उस ग्रह के करीब जाते वक्त ऐसा एहसास हो रहा था जैसे दूर से देखने में वो पीला लग रहा है। जैसे जैसे करीब जाते रहे उस पर खड्डे नजर आ रहे थे, वो कुछ स्ट्रक्चर बने हुए दिख भी रहे थे। हमें ये पता नहीं था ये ग्रह कैसा है, यहाँ पर रहने वाले जीव कैसे हैं, क्योंकि किताबों में कुछ हद तक ही वो बातें बताई जा सकती हैं। यहाँ पर जब वो स्पेसक्राफ्ट क्रैश होने वाला था उससे पहले ही जैसे वो रिपोर्ट्स निकली थी, बाद में स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया, वो लोग बच नहीं पाए, लेकिन पूरी रिपोर्टिंग दर्ज कर दी गई थी जिससे पता चला यहाँ कैसे कैसे जीव देखे गए हैं। लेकिन अब हम खुद वहाँ पर पैर रखने वाले थे। जैसे जैसे उस ग्रह के करीब हम जाते गए हमें आसपास के छोटे छोटे ग्रह और उपग्रह साफ साफ दिख रहे थे। उनके रंग भी अलग थे, लेकिन उनकी रफ्तार भी तेज थी। इस सौरमंडल का निरीक्षण करने के लिए 15 दिन थे हमारे पास और हम रिपोर्ट्स बनाते गए। कई ग्रह जैसे अजीब से सर्कल में घूम रहे थे और बीच में एक ऐसा तारा था। एक तारा ही हमेशा एक सौरमंडल को बांधे रखता है। ग्रह उस तारे के इर्द गिर्द घूमते ही रहते हैं जैसे कि हमारे सौरमंडल में है। लेकिन वो ग्रह जब हम उसके करीब जाते गए, उसके आसपास हवाओं में, अंतरिक्ष में जहाँ पर वैक्यूम होता है, कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वहाँ पर हमें अजीब अजीब चेहरे नजर आ रहे थे। वो इंसान जैसे थे, धड़ के नीचे टांगे नहीं थी, लेकिन ना तो वो जिंदा थे ना उन्हें मरा हुआ कहा जा सकता है। लाशें नहीं थी वो, जैसे धुएं के बने हुए वो जीव आंखें झपक रहे थे। और स्पेसक्राफ्ट के बाहर हम देख पा रहे वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर घुसना चाहते थे और हमारे स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार बहुत तेज थी। कोई चीज़ इसके बिल्कुल साथ साथ कैसे चल सकती है, ये सवाल का जवाब हमें मिल ही नहीं पा रहा था। लेकिन हमारे स्पेसक्राफ्ट के अंदर वो आ नहीं पा रहे थे। ऐसे जीव धरती पर हमने कभी नहीं देखे। इन्हें क्या नाम दे? क्या ये पिशाच हैं? धुएं के जैसे हैं, शरीर तो है नहीं इनका। क्या ये प्रेत हैं या भूत हैं? मैंने भूत कभी देखे तो नहीं, लेकिन कहानियाँ बहुत ज़्यादा सुनी हुई थी। पुरानी कहानियों की किताबें मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। आजकल जैसे राइटर बचे नहीं हैं, कोई भी ऐसी कहानियाँ बनाना पसंद नहीं करता, और ढेर सारे काम जो हैं पैसे कमाने के लिए। अब ये कहानियाँ बनाना लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन पुरानी कहानियाँ पढ़ने वाले बहुत लोग हैं। इसीलिए पुरानी किताबें बहुत ज़्यादा संभाल कर रखी जाती हैं। मेरे घर में भी वो रखी हुई हैं। उन कहानियों को मैं बार बार पढ़ चुका था। भूतों की डिटेल जैसे मुझे अच्छे से पता थी, भले ही मैंने देखा कोई नहीं था। ये क्या चीज़ थी? धुआं जो आकार बनाता और हमारे स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ चलता। हमने अपने स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार बदली, थोड़ा सा एंगल भी बदला और वो धुआं गायब हो गया। उसके बाद जैसे हवा में उड़ते हुए छोटे छोटे धूमकेतु भी दिख रहे थे। उनसे भी हमें बचना था। हमें सौरमंडल का पता नहीं था कितने धूमकेतु हैं, कितने हिस्से हैं, जिससे हमारा स्पेसक्राफ्ट क्षतिग्रस्त ना होता ताकि हम यहीं ना मारे जाते। पहले ही एक स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो चुका है और उसका कारण क्या है हमें बताया तक नहीं गया है। 15 दिन हमने अच्छे से निरीक्षण किया था। हम उस जगह पर स्पेसक्राफ्ट उतारने वाले थे जहां कोई ऐसा हादसा नहीं हो सकता था। कोई धूमकेतु उस ग्रह पर वहां टकराने वाला नहीं था। कमाल की बात थी, जब हम उस ग्रह के एटमॉस्फेयर के अंदर घुसने लगे तो पता चला
एटमॉस्फेयर है और जिस ग्रह का एटमॉस्फेयर होता है वहाँ जीवन हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण कम होना इस ग्रह के लिए सबसे विनाशक साबित हो रहा है। उस एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचते ही हमें जीवन के लक्षण बिल्कुल साफ दिखने लगे थे। हमारे स्पेसक्राफ्ट के ऊपर जैसे थोड़ा थोड़ा पानी का एहसास हो रहा था। जो सेंसर लगे थे वो डिटेक्ट कर पा रहे थे कि इस ग्रह पर पानी मौजूद है। हमने अपने स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार धीमी कर दी क्योंकि स्पेसक्राफ्ट जलने लगा था। ये निशानी है, एटमॉस्फेयर डेंस है और हमें उसका आभास शरीर पर भी हो रहा था। स्पेसक्राफ्ट को धीमा हम करते जा रहे थे, लेकिन ग्रह की सतह तक हम नज़दीक में पहुंच चुके थे बड़ी तेज़ी से। फिर हमने अपने स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाया एक ऐसे रेगिस्तानी इलाके पर। रेत ही तो मिलेगी हमें पूरे के पूरे ग्रह पर, हमने तो ये सोचा हुआ था। लेकिन जिस इलाके पर हमने लैंड करवाया वहाँ जैसे भूरे रंग की रेत थी। धरती पर कई ऐसे रेगिस्तान मौजूद हैं जहाँ पर ऐसी रेत है और यहाँ बिल्कुल वैसी ही रेत थी। हमने अपने स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवा लिया था, अब नीचे उतरना था और हमने स्पेस सूट डाले हुए थे। जैसा कि हमें बताया गया, यहाँ रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है यहाँ जीवन हमें मिले ही ना और ये जीवन इस रेडिएशन के कारण ख़त्म हो जाए। सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा बाहर ऑक्सीजन होगी या नहीं होगी इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन हाथ में पकड़े हुए उस मीटर में रीडिंग आ रही थी कि यहाँ पर ऐसी ऑक्सीजन मौजूद है जिससे इंसान जिंदा रह सकते हैं। फिर भी हम उस स्पेस सूट को उतारना नहीं चाहते थे। लोकेशन हमने जांच डाली थी, हमें कितनी दूरी तक जाना होगा, कहाँ पर वो मशीन है जो क्रैश होने के बाद वहाँ गिरी हुई है और हमें उसे स्पेस क्राफ्ट तक लेकर आना था। 7 लोग हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। उस रेत में वो बड़े तारे की गर्मी हमें जैसे निढाल करती जा रही थी। हमने पानी भी अपने साथ रखा हुआ था, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट ज़्यादा तंग कर रहा था। वो रेडिएशन, वो धूप जैसे ही हमारे स्पेस सूट पर पड़ रही थी वो ज़्यादा गर्म हो रहा था और छिपने के लिए दूर दूर तक हमें कुछ नहीं दिख रहा था। हमें बताया गया था वो जो मशीन है इस ग्रह पर रहने वाले वो जीव उसको डिकोड ना कर ले, उनके पास वो जानकारी आई तो खतरा है। इसीलिए हम भी तेज़ी अपना रहे थे। हमें ये पता नहीं था कि इस ग्रह पर रहने वाले जीव कितने समझदार हैं। उस रेगिस्तान में हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आया। ये कुदरती स्ट्रक्चर नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था रेगिस्तान में पत्थरों को जोड़कर जैसे घर सा बनाया गया हो। और कुछ घंटे चलने के बाद हमें लग रहा था इस स्ट्रक्चर में हमें छिपना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रह है ये भी उस तारे के उतने ही नज़दीक है कि यहाँ पर दिन भी होता है, रात भी होती है और रात थोड़ी ठंडी होगी। शायद रात में चलना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो। गर्मी का अंदाज़ा हमने लगाया नहीं था। हम उस स्ट्रक्चर के अंदर जब छिपने वाले थे हमने ये देख लिया, ये सिर्फ पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया कोई स्ट्रक्चर नहीं था। साफ साफ ये घर सा लग रहा था, जैसे चौकोर आकार की ईंटें लगाकर ये बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया हो और अंदर रखी हुई कई चीज़ें हैरान करने वाली थी। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कोई हथियार हो या बड़े बड़े बर्तन हो। कुछ मिट्टी के बर्तन थे तो कुछ धातु के बर्तन थे। धातु के बर्तनों को देखने के बाद, कुछ तलवार जैसे वो हथियारों को देखने के बाद हर तरफ हम हैरान ही थे। हमारी नज़रें घूमे जा रही थी। कैसे जीव हैं जो इस ग्रह पर रहते हैं, उन्हें पता है बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। शायद वो साधारण जानवर नहीं है और जिन भूत प्रेतों की बात हमें बताई गई है वो भी समझदार लगते हैं। हमें बचकर रहना होगा। अगर कहीं ऐसे किसी तलवार से या किसी हथियार से हम पर हमला हुआ तो बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। हम सातों के सातों हैरान थे और हमें लगा यहाँ हमें समझदारी से काम करना होगा। 2 लोग इस स्ट्रक्चर में ही रुकेंगे ताकि ये बीच में अगर हमें कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हम आपस में कांटेक्ट बना पाएंगे और हमें मदद पीछे से मिल पाएगी। 2 लोगों को उसी स्ट्रक्चर में रहने के लिए कह दिया गया और वहाँ बड़े बड़े हथियारों को अटैच कर दिया गया था। अगर आगे हमें कोई मुश्किल हुई हम इन्हें सिग्नल दे देंगे और पीछे की तरफ भागेंगे।
ये हमें बचाने के लिए पहले से ही पूरी तरह से तैयार होंगे। अब हम 5 थे जो आगे बढ़ रहे और धीरे धीरे रेगिस्तान की जो रेत थी वो भी सख्त होती जा रही थी। पहले वाली जो नर्म रेत थी वहाँ पाँव धंस रहे थे, वैसे भी अब रात हो चुकी थी तो इस सख्त रेत पर चलना बहुत ज़्यादा आसान लग रहा था। चलते चलते हम काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। स्पेस सूट से बाहर कोई निकलना नहीं चाहता था। हो सकता है यहाँ कोई ऐसी जहरीली गैस हो जो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमें बेहोश कर दे या हमें मार दे। इसीलिए हमने ये प्लान बनाया था कि स्पेस सूट तो हम खोलेंगे तक नहीं। जैसे ही रेत के किनारे तक हम पहुंचे, देखने में ऐसा लग रहा था कि ये जो रेगिस्तान है यहाँ पर शायद खत्म होता है। आगे पत्थर जमीन में गड़े हुए थे। ये तो सड़क लग रही थी। छोटे छोटे और बड़े बड़े पत्थर, रेत को एक तरफ करके हम उन पत्थरों पर आसानी से चल सकते थे। पूरी की पूरी सड़क थी लेकिन कोई निशान नहीं बने हुए, बिल्कुल सीधी, जिस पर चलने में बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही थी हमें। और हमारी हालत पतली हो रही थी ये सोचकर यहाँ जो जीव रहते हैं वो समझदार लग रहे हैं। ऐसे जीव जो निर्माण कर सकते हैं, और जो जीव निर्माण कर सकते हैं वो हमारी उस मशीन में उस तकनीक को शायद जान भी सकते हैं। हमें जल्दी करनी होगी। वो सड़क थी जिस पर आराम से हम आगे बढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वो रेगिस्तान जैसे खत्म होता जा रहा। वहाँ हमें लकड़ी के हिस्से मिल रहे, ऐसे खंडहर मिल रहे जिनका किसी ज़माने में निर्माण किया गया होगा। ये बातें हमें डराती जा रही थी। और रेत के बिल्कुल बीच बने हुए बड़े बड़े स्ट्रक्चर जिनकी लंबाई ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। हम माना करते थे कि हमारे सौरमंडल के आसपास के जितने सौरमंडल हैं वहाँ पर शायद जीवन नहीं है, और अगर जीवन है भी बहुत सूक्ष्म रूप में है, और समझदार तो सिर्फ इंसान ही है। अब इन आकारों को देखकर लग रहा यहाँ पर भी जो जीव रहते हैं वो भी हमारे जितने ही समझदार हो सकते हैं, तभी तो ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर इन्होंने बनाए हैं। ये बिल्डिंग जैसी लग रही थी, बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स के समान, लेकिन खंडहर टूटे हुए। उनके करीब से गुजरते वक्त वहाँ हमें कोई दिख नहीं रहा था, कोई भी जीव हमें दिखा तक नहीं, लेकिन उस हवा में नमी ज़रूर थी। रेगिस्तान में हवा में नमी हमें महसूस नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ हवा में नमी साफ साफ पता लग रही थी। किसी भी चीज़ को अगर हम कुछ समय वहाँ रखते वो थोड़ी थोड़ी गीली हो जाती, जो इस बात का सबूत था कि यहाँ पर पानी की मात्रा पीने लायक तो है, तो जीव यहाँ आज भी जिंदा हो सकते हैं। उन खंडहरों को देखते हुए, तस्वीरें खींचते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हम यहाँ अच्छे सबूत इकट्ठे करके जाएंगे। अपनी टीम को बताना भी है, अपने सीनियर को बताना भी है जब हम वापस धरती पर पहुंच जाएंगे कि यहाँ पर ऐसे जीव हैं जो उन्नति कर चुके हैं। तस्वीरों को खींचते खींचते वहाँ जैसे धूल भरी आंधी एक तरफ से आती हुई साफ दिख रही थी। आसमान तक वो काले रंग का जैसे धुआं सा था। बादल थे लेकिन रेत के, छिपने के लिए कोई जगह मिल नहीं रही थी। लेकिन उन खंडहरों में कई इमारतें ऐसी थी जिनकी छतें मौजूद थी, काफ़ी पुरानी लग रही थी, लेकिन अब भी वो जर्जर इमारतें वैसी की वैसी खड़ी थी। उनमें छिपना सही होगा या नहीं होगा, ये सोचने वाली बात थी। लेकिन अगर यहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तो छिपने के ये रास्ते सही हो सकते हैं। एक ऐसी ही इमारत में जब हम घुस गए बिना सोचे, तब हमें पता चला ये इमारत बड़ी सख्त थी। ऐसी धूल भरी आंधी जो 2 घंटे तक आई थी, आराम से हम वहाँ बैठे बैठे निकाल चुके थे। खाना खाया हमने, पानी पिया हमने, और यहाँ ये सूट ऐसे बना है कि बाहर से खाना अंदर हम डाल सकते हैं और खा सकते हैं। लेकिन समय बीता बीता सा जा रहा था और धूल भरी आंधी में एक बड़ा सा पत्थर जो मेरे साथी के स्पेस सूट के ऊपर गिर चुका था, उसका स्पेस सूट ऊपर से कांच का बना था जो टूट चुका था, उसमें छेद था। और वो डर आप महसूस करके देखिए, वो डर
अगर आप स्पेस में हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है और आपका स्पेस सूट टूटा तो वो जहरीली गैस अंदर आ जाएगी और कुछ सेकंड में आप मारे जाएंगे। हम सबको मौत दिखी थी, लेकिन हमारा वो साथी 5 मिनट तक उसे कुछ एहसास हुआ ही नहीं। बार बार हाथ रखे जा रहा था कि बाहर से कोई गैस अंदर ना आ पाए। और हमने देखा वो जो कांच का स्पेस सूट ऊपरी हिस्सा था उसका कई जगह से टूटा था। धीरे धीरे टूटते हुए छेद कई हो चुके थे, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं था। बिना स्पेस सूट में उसे कुछ नहीं हुआ था। तो उसने ऊपर का ग्लास उतार दिया। वो आराम से सांस ले पा रहा था। हमें उस सिलेंडर के ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही थी। वो 20 मिनट तक वैसे ही रहा और उसके बाद हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया था। हमने भी अपने स्पेस सूट को निकाल दिया था, क्योंकि हमारे पास जितनी भी मशीनें थी सभी में रीडिंग सही आ रही थी। ये जगह रहने लायक थी, कोई जहरीली गैस नहीं थी। लेकिन फिर भी हम माने नहीं थे। कई बार कुछ ऐसी गैस होती हैं जो इन मशीनों में नहीं आती, और हम तो किसी और ग्रह पर हैं, यहाँ तो वो गैस हो सकती हैं। लेकिन जब हमने सांस अपने नाक से ली, ये हवा पूरी तरह से शुद्ध और साफ थी। हम स्पेस सूट उतारकर ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकते थे। वैसे भी हमने पूरा स्पेस सूट थोड़े ना उतारा था। शरीर में कई लेयर में वो सूट हमने पहना हुआ होता है। फिर जब धूल भरी आंधी निकल चुकी थी, 4 से 5 घंटे बीत चुके थे। अगले दिन की सुबह अभी होने ही वाली थी। पहले ही हमने चलना शुरू कर दिया। खाना खाने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। अब कुछ ही किलोमीटर थे जहां आगे बढ़कर हम पहुंच सकते थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें मुश्किलों का सामना नहीं हो रहा था। वो साधारण सी सड़क थी जिस पर बहुत ज़्यादा धूल और रेत जम चुकी थी, लेकिन वो सड़क थी, लेकिन कोई जीव दिख नहीं रहा था। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच काले रंग के कपड़े पहने जैसे एक डंडे को पकड़े हुए औरत दिखी थी, और उसे देखते ही हम आंखें मलते रह गए थे। ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान यहाँ मौजूद कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे साथी ये कह रहे और मेरी आंखें चमकी, यहाँ पर ऐसी भूतिया चीज़ें हैं, यहाँ दूसरी दुनिया का संपर्क सीधा है। हो सकता है यहाँ वो भूतिया शक्तियाँ भी मौजूद हों। ये चुड़ैल भी हो सकती है, बिल्कुल चुड़ैल जैसी दिखने वाली। लेकिन जैसी चुड़ैल मैंने सुनी थी, ये पूरी तरह से वैसी नहीं थी। इसकी मकड़ी जैसी 6 टांगें थीं, और टांगों के साथ साथ लंबे लंबे पाँव में लगे हुए नाखून बिल्कुल तलवारों की तरह। रेत में जैसे डंडे को डालकर कुछ निकालना चाहती थी। धीरे धीरे वो खड्डा बना रही थी, और हमने अपने हथियार भी तैयार कर लिए थे। हम वार सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे थे कि एक चुड़ैल सिर्फ हथियारों से मारी नहीं जा सकती। ये शक्तियाँ अलग होती हैं, और अगर हमने हथियारों से हमला किया और हम उसे मार ना पाए, हो सकता है वो हमें मार दे। हम पांचों ने ये डिसाइड किया था कि 3 लोग यहीं पर रुकेंगे। हो सकता है आगे खतरा ज़्यादा हो। आगे सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता और था, और इस चुड़ैल जैसी दिखने वाली जो भी ये जीव है उससे कोई नहीं उलझेगा। हम दूसरी तरफ से घूम कर जाएंगे। 3 लोग वहीं पर रुक चुके थे, और मेरा एक साथी मेरे साथ आगे बढ़ने को तैयार था। हम उन इमारतों के, उन खंडहरों के पास से गुजर रहे। पीछे वाले उस रास्ते का चुनाव हमने कर लिया था। रेत ही रेत हर तरफ भरी हुई थी, और आगे निकलने के बाद हमने एक चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। पहले एक आवाज़ थी जो हमारे कानों में बार बार पड़ रही थी, जैसे कोई और जीव था जो हमारे आसपास चल रहा हो। यहाँ से जैसे उसने हमारा पीछा शुरू कर दिया हो। लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे जैसे कम होती जब हम भी अपनी रफ्तार कम कर लेते। अचानक वो कई टांगों वाली चुड़ैल, अब मैं उसे साफ चुड़ैल इसलिए कह रहा हूँ जब वो बिल्कुल हमारे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा इंसानी था, लंबे बाल, आधा चेहरा दाईं तरफ का खूबसूरत लड़की के समान, बाईं तरफ का बहुत भयानक, कई सारी टांगे, और उसके जो हाथ थे वो जैसे टेढ़े मेढ़े से लंबी लंबी उंगलियां रबर की तरह खींच रही, हिल रही।
वह सामने खड़ी हंसने लगी थी और हम घबराने लगे। उसे देखते ही मेरे साथी ने जैसे गोली चलाई थी। ये लेज़र वेपन था और कोई भी चीज़ जो इसके सामने आए ये उसे वेपोरेट कर देती है। उसकी एक टांग का हिस्सा जब वेपोरेट कर दिया था वो चीखने लगी थी और उसके बाद दूसरी गोली जो हमने चलाई वो जैसे उसके शरीर के आर पार हो गई। जैसे उसने पहले भौतिक शरीर बनाया था, उसके बाद ये जैसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अद्भुत सा शरीर बनाया जो आर पार निकाल सकता था चीज़ों को। लेकिन हमारे पास हथियार और भी थे। हमने वो इलेक्ट्रिक वायर चारों तरफ फेंकनी शुरू कर दी। कोई भी जीव, चाहे कोई भी शैतान दूसरी दुनिया का, उसे पार करके इस तरफ नहीं आ सकता। वो तारें हमने बिछानी शुरू कर दी थी, लेकिन वो हवा में लहराती हुई सीधे मेरे साथी के सर पर चिपक गई थी। मुझे उस समय समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने एक बार कोशिश की थी लेज़र वेपन चलाने की, लेकिन उसके शरीर के आर पार हो जाता। जब उसके शरीर के आर पार होता वो भी जैसे मेरे साथी को छोड़ चुकी होती, यानी वो अपनी सोच से खुद को ये बना पा रही थी। लेकिन वो तारों को उछाल कर मैंने उसके ऊपर फेंका। अब चाहे उसका भौतिक शरीर हो या शरीर ना हो, ये ऐसे वेपोरेशन पैदा करता है जिससे आसपास के सारे कण हिलने लगते हैं और कोई चीज़ वहाँ टिक नहीं सकती, चाहे भूत हो या प्रेत हो। और उसको जैसे धुएं का पूरा रूप बनाकर रख दिया था। चीखें उसकी भयानक थी जो गूंजी थी उन इमारतों के बीच से, और हमारे वो साथी जो 3 पीछे थे शायद उन्हें भी वो आवाज़ें सुनी होंगी। उन्होंने हमसे कनेक्शन बनाया था और हमने उन्हें बता दिया उस चुड़ैल का अंत हो चुका है, लेकिन हमें इस जगह को छोड़कर जल्दी से निकलना होगा। तुम अपनी उस लोकेशन पर डटी रहना, कोई भी बात हुई हमें बताती रहना। हम सातों आपस में कांटेक्ट में थे, यानी पीछे वाला रास्ता जहाँ पर हमारे 2 साथी थे वहाँ कोई खतरा नहीं था। जहाँ पीछे वाले 3 साथी थे वहाँ की उस चुड़ैल को हम मार चुके थे। आगे वाले रास्ते में हम सिर्फ 2 जाने वाले थे। ये 5 किलोमीटर का सफ़र कैसा होने वाला है हमें पता नहीं था, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा वो हम जान गए थे। 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हमें वहाँ रेत नज़र नहीं आ रही थी। साफ सुथरी सड़कें दिख रही थी। आसपास कुछ छोटी छोटी इमारतें जैसे घर बने हुए हों, बिल्कुल हमारी धरती की तरह। और इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा डराया था। ये जैसे जानने लगे हैं, क्योंकि उस मशीन में पूरा का पूरा डाटा है, बहुत ख़ास डाटा जो कि हाई ऑफिशियल्स ही देख सकते हैं। इन्होंने ये डाटा किसी न किसी तरह से तो निकाला है, तभी ये चीज़ें ये बना पा रहे हैं। ये पहले बनाई हैं, कुछ तो किया है इन्होंने, क्योंकि यहाँ भूत प्रेतों की ये दुनिया है ना, तो ये जल्दी कॉपी कर लेते होंगे। तभी तो टूटी फूटी इमारतें बना रहे हैं जैसे बहुत साल पहले बनी हुई हों। आगे हमें कंटीली तारें लगी हुई मिली। हम उस रास्ते से आगे बढ़ नहीं सकते थे, तो हमने जैसे दूसरी तरफ का रास्ता चुना। उसके बाद वहाँ भी कटीली तारें। जैसे आगे का रास्ता बंद किया गया था कि कोई आगे पहुँच ना पाए। हमारे पास कुछ ऐसी मशीनें थी, कुछ ऐसे गैजेट्स थे जिनसे हम उन कटीली तारों को काट सकते थे। हम कटीली तारों को हटाते काटते उस इलाके में घुस चुके थे और हमें ये पता था कटीली तारें लगाई गई हैं, यानी ये इलाका कोई खास इलाका ज़रूर होगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हमें नज़र आ रहा कुछ इमारतों में जैसे रोशनी थी, जैसे उनके अंदर कोई मौजूद हो। हिलते हुए परछाइयाँ हिलती हुई दिख रही थी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डरा रही थी। वहाँ लाइट के कई सोर्स भी थे, जैसे बल्ब बनाए गए हों, उनमें लाइट जल रही थी। खंबे थे, स्ट्रीट लाइट थी, लेकिन टूटी फूटी सी नीचे गिरी हुई। उनसे लाइट साफ साफ हमें नज़र ज़रूर आ रही थी। और जब हम एक ऐसे ही चौराहे के पास पहुँचे, सामने हमें कुछ नज़र आया। ये भूत थे या इंसान थे हमें नहीं पता। हमें लगा कोई और जीव भी तो हो सकता है, बिल्कुल हमारे जैसा दिखने वाला, क्योंकि जो रूहानी जीव होते हैं दूसरी दुनिया के, वो जैसी चीज़ को सामने देखते हैं वैसा आकार बना लेते हैं। तभी ये 2 भी जैसे इंसानी आकार बना चुके हैं। हमें देखकर बड़ी तेज़ी से पीछे की तरफ भागे थे। हम उनसे डर रहे थे, वो हमसे डर रहे थे।
शायद वो हमारे कपड़ों से डर रहे हों। जैसे ही वहां से वो भाग निकले थे, उसके बाद 4 और लोग आए और उनके हाथों में बंदूकें थी, गोलियों वाली पुरानी जमाने की वो बंदूकें, राइफल लिए, राइफल हमारी तरफ ताने। वो सवाल पूछ रहे थे, कौन हो तुम? और यही तो हमारा सवाल था, कौन हो तुम? बिल्कुल इंसानों जैसे दिख रहे हो। वो जैसे घबरा गए थे। उसके बाद जब हमें करीब से देखा तो वो हक्के बक्के से थे। वो आवाज़ें लगाने लगे थे, अपने जैसे और को बुलाने लगे थे और हम एक जगह छिप गए। मेरे साथी ने लेज़र वेपन से हमला करना ही सही समझा। 3 को तो हमने वहीं पर वेपोरेट कर दिया था और एक जो हमें गोलियों से भूनना चाहता था, वो हथियार अच्छे से काम कर रहे थे। किसी ज़माने में ये गोलियों वाली छोटी बंदूकें भी चलाई जाती थी, लेकिन यहाँ इन्होंने इतनी जल्दी ये कैसे बना ली? मेरे साथी की जांघ पर एक गोली लगी थी और वो चल नहीं पा रहा था। मैं या तो उसे लेकर पीछे जाता या अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे जाता। यहाँ शायद उन्हें पता लग गया है और अब खतरा भी बढ़ चुका है। मैं अपने साथी को जैसे पकड़े हुए एक छोटे रास्ते से, ये गली सी बनी हुई, वहाँ से निकाल कर ले जा रहा और चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी। गोलियों की आवाज़ें आ रही, लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही। ये इंसान नहीं हो सकते, कैसे हैं? यहाँ बहुत सारे हैं। वो चारों तरफ दिख रहे। कुछ ने अजीब से कपड़े पहने हुए, लेकिन उनमें जैसे कोई खास शक्तियाँ नहीं थी। वो हथियारों का इस्तेमाल कर रहे, चाकू, तलवारों का, और हमारी ये लेज़र बंदूकें बड़े आराम से उन्हें मार रही थी। मैं अपने साथी को यहाँ से बाहर निकालना चाहता था। हम सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। बचते बचाते हम एक ऐसी ही इमारत की पिछली साइड पहुंच गए। वहां जैसे 2 मंजिला कोई घर सा बना हुआ था, साफ सुथरा सा घर था। और मेरे साथी ने कहा, मैं यहाँ छिपता हूँ, गोली निकालने की कोशिश करता हूँ अपने बैग से। मैं तुम्हारे साथ लंगड़ाते लंगड़ाते आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तुम ऐसा करो, तुम मिशन को पूरा करके आना। वो मशीन 12 किलो की है, इस बैग में टांग लेना कंधे पर, फिर तुम यहाँ मुझसे मिलना। मैं इस इलाके को सिक्योर करने की कोशिश करता हूँ। इस बिल्डिंग के ऊपर, इस घर के ऊपर बड़ा वाला लेज़र वेपन लगाता हूँ, ताकि कोई हमला करने आए मैं सिक्योर करके रखूँगा इलाके को। तुम लेकर आओ, उसे बैग में डालकर लेकर आना, चाहे सारा सामान फेंकना क्यों ना पड़ जाए। मैं बाकियों को रिपोर्ट देता हूँ। मैं सभी मशीनें उसके पास छोड़कर सीधा आगे की तरफ निकल पड़ा था। 2 किलोमीटर का सफ़र मुझे तय करना होगा और ये इलाके बिल्कुल धरती पर बने हुए शहरों के इलाकों जैसे लग रहे थे। लेकिन इतनी दूरी पर इन्होंने ये सब चीज़ों को कॉपी कैसे कर लिया है? वो जैसे मुझे घेर रहे थे। उनके पास वो पुरानी बंदूकें थी, लेकिन मेरे पास हाई टेक लेज़र वेपन्स थे। फिर भी वो मुकाबला कर रहे। मुझे घेर ज़रूर चुके थे, लेकिन डर भी रहे थे। कैसे जीव हैं ये कैसे हैं? बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहे हैं, इंसानों जैसी हरकतें हैं। लेकिन मुझे क्या करना? मुझे उस मशीन तक पहुंचना है। मुझे वो मशीन लेकर आनी ही होगी। मैं उन्हें मारते मारते उस खास जगह पहुंच ही गया था जहां पर वो मशीन थी। मैं उसे ट्रैक कर पा रहा था इतना नज़दीक होने के कारण। और ये एक बड़ी सी इमारत के अंदर थी, साफ सुथरी इमारत। आसपास की सड़कें भी साफ सुथरी थी और वहाँ पेड़ पौधे भी लगे हुए। यहाँ पेड़ पौधे लग सकते हैं तो यहाँ रहा भी जा सकता है। हो सकता है ये भूत प्रेत इंसानी जीवन जी रहे हों। मैं घबराया हुआ था, लेकिन मुझे बस वो मशीन लेकर ही निकलना था। जैसे ही मैं उस मशीन को लेने के लिए उस बड़े से हॉल में पहुंचा था, सामने 12 किलो का वो स्ट्रक्चरल क्यूब पड़ा था, जिसे मैं अपने बैग में डालना चाहता था। लेकिन उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अब छिपने का कोई रास्ता नहीं था और नीचे बैठे हुए मैं हर किसी को लेज़र वेपन से भाप बना सकता था। और मैंने सामने रखकर लेज़र वेपन अपने हर तरफ चलाने की ठान ही ली। इससे मुझे कुछ नहीं होता, आसपास हर चीज़ भाप बन जाती। लेकिन मैं जैसे ही वेपन चलाने वाला था, उनमें से एक ने आवाज़ लगाई थी, तो तुम हमें क्यों मार रहे हो? हमें क्यों मार रहे हो? ये जवाब सुनते ही मैंने उनको कहा, क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। उसने कहा, तुम हमें मत मारो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम हमें मत मारो और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ।
उसका ये जवाब सुनकर मुझे हैरानी हुई थी और मैं उसको कहने लगा था, मैं इस क्यूब को ले जाना चाहता हूं, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। और उसने कहा, जो ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, ये वैसे भी अब हमारे काम का नहीं है, तुम इसे ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। घबराती हुई आवाज़, और मेरा काम तो अब बनने वाला था। मैंने उनको कहा, एक तरफ सभी आ जाओ, एक तरफ। मैं पीछे से निकलने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे पता चला कोई मुझे घेरना चाहता है, मुझे फंसाना चाहता है, तो मैं उस पर वार करूंगा। वो सभी के सभी एक तरफ आ गए थे। क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी तो उन पर वार करना बनता नहीं था। जंग में ये सिखाया जाता है, सामने अगर कोई निहत्था हो वो आप पर वार ना करे तो उस पर भी वार नहीं करना चाहिए। हथियार वो डाल चुके थे तो बिना उन पर वार किए मैं वहां से निकलना चाहता था, वो क्यूब को लिए हुए। लेकिन उस आदमी ने कहा था, कोई फायदा नहीं होगा, तुम हम पर यकीन नहीं करोगे और तुम उन पर यकीन करोगे जो तुम पर यकीन नहीं करते। मुझे इस बात का मतलब समझ में नहीं आया था, लेकिन उस क्यूब को लेकर वहां से आसानी से उन्होंने निकलने दिया था तो मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं। मैं अपने साथी के साथ उस बिल्डिंग तक पहुंच गया था। क्यूब मेरे पास था और वहां भी कोई हम पर वार नहीं कर रहा, वो जैसे पीछे हट चुके थे। मैंने अब अपने साथियों को मेन प्लेस से कहा था, सभी स्पेसक्राफ्ट के पास इकट्ठे होने शुरू हो जाओ, क्यूब मुझे मिल चुका है, कांटेक्ट करने का समय है, एक ही बारी हम कांटेक्ट कर पाएंगे और जो आदेश हम मिलेंगे वो आदेशों का हम पालन करेंगे। मेरा एक साथी पहले ही स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच गया था। मैं बाकी रास्ते बड़े आराम से अपने साथी को खींच कर लेकर आया। वहां हमें 3 और साथी मिले। अब उनके साथ हम 5 वापस उस खंडहर रेगिस्तान में जाने वाले थे जहां मेरे 2 साथी नहीं थे, क्योंकि वो तो स्पेसक्राफ्ट में कनेक्शन बनाने में लगे हुए थे। तभी उन्होंने मुझे एक खास संदेश दिया कि हमें सिग्नल्स मिल चुके हैं, हमें बताया गया है कि वो जो क्यूब है यहाँ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, उसे जल्द से जल्द नष्ट कर दिया जाए, उसे नष्ट करना होगा। ये बात सुनकर मैं हैरान था। सिर्फ नष्ट करना था तो पहले बताया क्यों नहीं गया? हम यहाँ तक क्यों आए? मैं सीधा उसे नष्ट करके वहाँ से निकल सकता था, लेकिन उन्होंने नष्ट करने को कहा था। मैं सोच में पड़ गया था। ऐसी मशीन जिसके लिए इतना बड़ा मिशन किया गया, सिर्फ उसे नष्ट करना था। उसे यहाँ छोड़ जाते तो भी हमें किसी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता। वो इससे क्या निकाल लेते, इसमें क्या डिकोड कर लेते? अगर सारी जानकारी इसमें है तो इसे हम नष्ट नहीं करेंगे। मैंने अपने साथियों को कह दिया था, मैं इसे नष्ट नहीं करूँगा, इसे हम संभाल कर रखेंगे और वापस लेकर ज़रूर जाएंगे। मेरे बाकी साथी मेरी बात मान नहीं रहे थे। वो स्पेसक्राफ्ट में पहुंच चुके थे। मैं क्यूब स्पेसक्राफ्ट में रखना नहीं चाहता था, लेकिन उनका कहना था, हम इस क्यूब को नष्ट करके यहाँ से निकलेंगे, अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आओ। मैं जैसे घबरा गया और मुझे लगा मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मैं उनसे बात करना चाहूँगा जो इस ग्रह के वासी हैं। हमें इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? अगर ये चीज़ इतनी खास थी, क्या वो इंसान है या भूत है? अगर वो इंसान है, यहाँ कैसे हैं? क्या इस ग्रह पर भी जीवन है बिल्कुल हमारी तरह? लेकिन कैसे? ये इमारतें, ये सब चीज़ें बनाई हैं बिल्कुल हमारे जैसी, क्यों? कैसे? मुझे जवाब चाहिए। और मेरे साथी कह रहे थे, कुछ घंटे में वो स्पेसक्राफ्ट से निकल जाएंगे, जो आदेश हैं वो पालन करना ही होगा। मैंने 4 घंटे का समय लिया था। 4 घंटे में ही वो स्पेसक्राफ्ट यहाँ से निकलता और मैंने उन्हें कह दिया, ये सिग्नल भेजने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बाहर हूँ। मैं वापस पहुँचा था। उस क्यूब को स्पेसक्राफ्ट के बाहर ही रखा हुआ था और मैंने खास तौर पर कहा था, इसे अंत में मैं नष्ट करूँगा और फिर इसे स्पेसक्राफ्ट में रखने की ज़रूरत नहीं। इस तरह मैं उस क्यूब को छिपाकर वापस उन्हीं लोगों के पास जवाब जानने के लिए गया था। जब मैं वहां पहुंचा, उन्होंने हथियार डाले हुए थे और उन पर हथियार मैंने ताना हुआ लेज़र वेपन से, क्योंकि मैं जवाब चाहता था। मैंने सख्ती से कहा था, हर किसी को ऑपरेट कर दूंगा, हर किसी को मार दूंगा, मुझे जवाब दो। तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है? तुम वो भाषा कैसे बोल सकते हो जो मुझे आती है? तुम भूत प्रेत हो? तुम कैसे जीव हो जो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हो? तब उस आदमी ने कहा था, हम तुम्हारे जैसे दिखते हैं, तुम हमारे जैसे दिखते हो। सही शब्दों का इस्तेमाल करो, तुम हमारे जैसे दिखते हो। मैं हैरान हुआ।
हम तुम्हारे जैसे दिखते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम इंसान हो? उसने कहा, हाँ, हम इंसान हैं और तुम भी इंसान हो। जो काम तुम यहाँ पर करने आए हो, तुम्हें क्या लगता है वो वापस तुम्हें अपनाएंगे? वो तुम्हें अपनाएंगे नहीं। तुम बस कीड़े मकोड़े की तरह हो। तुम्हारा भी इस्तेमाल हो रहा है जैसे सभी इंसानों का होता है। मैं उसकी बातें समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसको कहा, मुझे अच्छे से समझाओ। उसने कहा, तुम्हें भरोसा करना होगा। क्या तुम भरोसा करते हो? मैंने कहा, हाँ, मुझे कुछ गड़बड़ तो लग रही है। उसने मुझे जो बताया मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये कौन सा ग्रह है? ये कौन सा तारामंडल है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। इस ग्रह का नाम 3EB7b रखा गया है। उसने कहा, ये धरती है और वो देखो चांद, वो देखो सूरज। ये धरती है। शायद तुम्हें भी कहानियाँ सुनाई जाती होंगी कि तुम्हारा जो ग्रह है वो धरती है। असल में ये उससे पहले की धरती है, और सिर्फ यही धरती नहीं है असली वाली। इससे पहले और भी धरती थी जहाँ पर इंसान बसे। उसे बर्बाद किया और फिर नई धरती की तलाश फिर से शुरू हुआ। हर चीज़ फिर से शुरू हुई। मैंने उसको पूछा, इसका मतलब तुम भी हमारे जैसे इंसान हो जो पीछे छूट गए हो? उसने कहा, हम तुम्हारे जैसे इंसान ज़रूर हैं, लेकिन पीछे छूटे नहीं हैं, पीछे छोड़े गए हैं। मैंने कहा, क्यों? पीछे क्यों छोड़े गए हो? अगर बाकी इंसान नए ग्रह पर चले गए तो तुम सबको यहाँ छोड़ा क्यों गया? उसने कहा, छोड़ा इसलिए गया क्योंकि नए ग्रह पर नए इंसानों को बसाया जा सकता है। गुलाम बनाकर फिर से उनके दिमाग में डाला जा सकता है कि उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है, और उस ग्रह का इस्तेमाल वो करते हैं जो इंसान नहीं है। ये बात सुनते ही मेरी आंखें फूल गई थी। इंसान नहीं है मतलब क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारी धरती को चला रहे हैं वो अमीर लोग हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, और वहाँ बैठे इंसान हैं जो कि 60-70 साल में मर जाएंगे और उनके उत्तराधिकारी कोई आएंगे? नहीं, वो एक ऐसे जीव हैं जो दिखने में इंसान जैसे हैं, तुम्हारे बीच रहते हैं, लेकिन वो अमर है। अपने शरीर का घाव, अपनी उम्र, वो हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, और उन्होंने बनाए हैं इंसान गुलामी करने के लिए। इस धरती पर भी बिल्कुल ऐसे ही गुलामी करने के लिए। वो जब इस धरती पर आए थे उन्होंने बिल्कुल शुरू से शुरुआत की। कहानियाँ बनाई, झूठ बनाया, कैसे बंदरों से बने हम, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम। कहानियाँ बनाई और राज किया हमारे ऊपर। हमें तकनीक दी, उसका इस्तेमाल किया। जब ग्रह की सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो गए तो उस ग्रह को ख़त्म होते हुए देख नए ग्रह का चुनाव। फिर उस तकनीक से इंसानों को सिखाया और नए ग्रह पर जो इंसान पहुँचे वो भी बिल्कुल कहानियों को शुरू से जानते गए। यानी कि तुम जिस धरती से आए हो वहाँ तुम 3000 साल से ज़्यादा के नहीं हो, यहाँ से गए हो। और हम वो बचे हुए हैं जो इस बचे हुए रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, टूटते हुए ग्रह पर मौत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और तुम्हारा ग्रह भी धीरे धीरे वहीं जा रहा है जहाँ हमारा ग्रह गया था। और तुम्हें लगता है तुम वापस उस ग्रह तक जा सकते हो? जो इन ग्रहों में आता है वो वापस नहीं जाता। वो जो जीव है किसी को वापस आने नहीं देते, ये बात आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि वो भी बचकर रहना चाहते हैं। मेरे होश उड़ गए थे, मैं घबरा गया था, मेरी टांगें कांप रही थी। मैं वापस भागा। उनकी बात सच नहीं हो सकती, ये सच नहीं हो सकता। हम गुलाम नहीं हैं। कोई ऐसे इंसानों जैसे दिखने वाले देव या क्या हैं वो जो हमें गुलाम बनाकर रखते हैं? क्या ये सच है? वो हर बार वैसे ही सौरमंडल का चुनाव करते हैं। 3000 सालों से ही हम हैं उस ग्रह पर, सारा जीवन वो ही बनाते हैं। मैं सोचता सोचता जब उस जगह पहुंचा,
वो स्पेसक्राफ्ट गया नहीं था, तबाह हो चुका था, जैसे अंदर से फटा हो, अंदर से। और तब दिमाग में आया उस इंसान की बात को मैं समझ पाया कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला स्पेसक्राफ्ट, ताकि हम उस क्यूब को ख़त्म करें और यहीं पर मारे जाएं, वापस जाकर कोई कहानी ना बता पाएं। और जो ऐसे मिशन पर आते होंगे उन्हें अलग देश में रखा जाता है, क्योंकि वो वापस आते ही नहीं, कोई बचाया जाता ही नहीं। मैं बच गया था और इस ग्रह से निकलना असंभव के समान था। वो पूरी तकनीक मेरे पास नहीं थी और उस क्यूब में वो पुरानी तकनीक थी। वो 3000 साल पहले उन्नति के शिखर पर जब ये ग्रह था तब की जानकारी। मैं कुछ नहीं कर सकता था और सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। इंसानों की उन्नति, उनकी गुलामी, और वो कैसे काम करते रहते हैं। हम कैसे कुछ खास पाने के लिए हमें नौकरों की तरह काम करवाया जाता है और हमें लगता है हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। हमें गुलामी करवाई जा रही है और हम एहसास तक नहीं करते। वो क्यूब की जानकारी से मैं कोई स्पेसक्राफ्ट तो नहीं बना सकता था, लेकिन वो इतनी एनर्जी जो कि मेरे उन हथियारों में थी, न्यूक्लियर एनर्जी, उससे मैं छोटे वर्म होल के ज़रिए अपनी बात पीछे पहुंचा सकता था। मैंने आपको बताया था ना, मैं साल 2090 से हूँ। वो जानकारी भी मेरे ग्रह में मुझे झूठी बताई गई थी। अगर आपके हिसाब से कहूँ तो कई 1000 साल आगे से वर्म होल के ज़रिए मैं उन्नत सभ्यता तक एक कहानी पहुंचाना चाहता हूं। आप गुलाम हैं, गुलाम हैं। आप खात्मे की तरफ जा रहे हैं और आपको लगता है आपके लिए जो किया जा रहा है वो आपके लिए नहीं हो रहा। वो जीव हैं जो आप पर राज कर रहे हैं। इस ग्रह को भी वो जल्द ही छोड़ देंगे। आपका खात्मा नज़दीक है। आप एक मैट्रिक्स में बंद जीव के समान हैं, जिन्हें उन्होंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि गुलामी करवाई जा सके। मैं नहीं जानता आपको क्या करना चाहिए। मैं बस आप तक सच पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस टूटते हुए ग्रह पर बच ज़रूर गया, लेकिन वहां से शायद कभी निकल नहीं पाऊंगा। आप भी शायद निकल नहीं पाएंगे।